जानेंगे, हम हक से जानेंगे। आरटीआई जब से लागू हुआ है, आरटीआई का नारा। नमस्कार, जानने हक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। जानने हक यानी देश का इकलौता ऐसा टेलीविजन कार्यक्रम जो है आपके लिए, आपके हक के लिए। हम अपने इस कार्यक्रम में सूचना अधिकार कानून से जुड़े मुद्दों पर बात करते हैं, आरटीआई पर बात करते हैं, पारदर्शिता पर बात करते हैं। तो अगर आपको आरटीआई लगाने में कहीं कोई दिक्कत आ रही है या फिर सूचना अधिकार कानून से जुड़ी कोई समस्या है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 233-86-947। अगर आप दिल्ली के बाहर से फ़ोन कर रहे हैं तो दिल्ली का STD कोड 011 लगाना मत भूलिएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि जो अलग अलग राज्य हैं वहां पर मानव तस्करी यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले क्यों बढ़ रहे हैं? क्या इस बात का एहसास है कि किन झूठे सपनों के चक्कर में हजारों लड़के लड़कियों का जिंदगी है वो अंधकारमय हो जाती है? कभी रिश्तों की आड़ में, कभी गरीबी, कभी मजबूरी। कुछ ऐसे ही जो मामले सामने निकल कर आए हैं सूचना अधिकार कानून से। देश के 4 बड़े राज्य, चाहे वो कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, झारखंड, यहाँ पर लगातार मानव तस्करी के मामलों में जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। इसके साथ साथ सूचना अधिकार कानून से एक और आंकड़ा निकल करके आया है कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि मानव तस्करी के खिलाफ वो जन जागरूकता अभियान चलाए, लोगों को जागरूक करे बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर। लेकिन आरटीआई से पता चला है कि जागरूकता के नाम पर कुछ नहीं किया गया है और वो सिर्फ कागजी कार्रवाई पूरी की गई। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो में जुड़ रहे हैं। आनंद साहू जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मानव तस्करी को लेकर काम करते रहते हैं। तो आनंद साहू जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे जो दूसरी खास मेहमान हैं अपर्णा द्विवेदी जी हैं, वो CWC की सदस्य हैं। तो अपर्णा जी, आपका भी स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे तीसरे मेहमान लखनऊ स्टूडियो से जुड़ रहे हैं, अमिताभ ठाकुर हैं, यूपी पुलिस में महानिरीक्षक के पद पर तैनात है और काफी सामाजिक मुद्दों पर भी काम करते रहते हैं। तो अमिताभ जी, लखनऊ से आपका भी स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। पर सबसे पहले हम एक रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं कि सूचना अधिकार कानून से जो आंकड़े सामने निकल के आए हैं कि वो जो कर्नाटक है, तमिलनाडु है, पश्चिम बंगाल है, झारखंड में कितनी मानव तस्करी के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ साथ जन जागरूकता अभियान का जो पैसा है वो कहाँ गया? सिर्फ कागजी कार्रवाई की गई, लोगों को जागरूक नहीं किया गया। हाँ, कागज पे वो सारा काम बिल्कुल साफ सुथरा दिखाया गया। तो सबसे पहले इस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं जो सूचना अधिकार कानून से सामने आई। मानव तस्करी विश्व का तीसरा सबसे बड़ा संगठित अपराधों की श्रेणी में आता है। अपने द्वारा धोखा दिया जाना, गरीबी, मजबूरी या जबरन शादी, यौन शोषण, बंधुआ मजदूरी, ये कुछ ऐसे कारण हैं जो लगातार मानव तस्करी के व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं। सूचना अधिकार कानून से कई राज्यों की जानकारी सामने निकल कर आई, जिसमें पता चला कि कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्यों में तस्करी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसके साथ ही आरटीआई से यह भी पता चला कि प्रतिवर्ष देश में कितने मामले तस्करी से जुड़े हैं। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो वो इस प्रकार है। 2005 में 6,280 मामले दर्ज किए गए, 2007 में 3,991 केस दर्ज हुए, 2009 में 2,848 मामले दर्ज हुए, 2011 में 3,517 मामले मानव तस्करी के दर्ज हुए, वहीं 2012 में 3,554 और 2014 में 5,466 मामले मानव तस्करी से जुड़े थे। 10 वर्ष में 40,000 लड़कियां मानव तस्करी का शिकार हुई। 80% मानव तस्करी सिर्फ यौन शोषण के लिए होती है। इसके साथ ही बंधुआ मजदूरी के लिए भी मानव तस्करी का उपयोग होता है। मानव तस्करी को लेकर कई कानून हैं, पर या तो उनका सही तरीके से पालन नहीं होता या फिर उनको और सख्त बनाने की जरूरत है। इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 के तहत मानव तस्करी पर अंकुश लगाने का प्रयास किया जा रहा है, पर यह सिर्फ यौन शोषण के मामलों तक ही सिमट के रह गया है। मानव तस्करी के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी निगरानी में सुरक्षा, बचाव और पुनर्वास बिल 2016 की नींव डाली गई। इस कानून के तहत विशेष जांच एजेंसी का गठन किया गया, विशेष अदालत, ताकि मामलों का निपटारा तुरंत हो, पुनर्वास की व्यवस्था, अंतर्देशीय तस्करी पर शिकंजा, मजदूरी कम देना अपराध में शामिल किया गया, ताकि मानव तस्करी पर अंकुश लगाया जा सके और उनके दर्द को समझा जा सके जो बच्चे या लड़कियां ऐसी घटनाओं का शिकार हो जाती हैं। सरकार के साथ आमजन की सहभागिता और भागीदारी जरूरी है। हमारी और आपकी जागरूकता किसी बच्चे को अंधकार में जीवन से बचा सकती है, हजारों माँ बाप को उस दर्द से छुटकारा दिला सकती है जिनके बच्चे खो गए हैं। बच्चों के खोने का दर्द क्या होता है, शायद इसका अंदाजा भी हम और आप नहीं लगा सकते, पर हाँ, जागरूकता के चलते कुछ बच्चों को बचा जरूर सकते हैं। नजर रखिए
सब कुछ आपके आसपास ही हो रहा है। तो देखा आपने हमारी रिपोर्ट में देखा कि कैसे आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 10 सालों में लगातार मानव तस्करी के मामलों में बढ़ोतरी। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि राज्य सरकारों को जब पता होता है कि वहां पर उनके राज्य में मानव तस्करी के मामले में बढ़ रहे हैं, तो अंकुश आखिर क्यों नहीं लग पा रहा। सबसे पहला सवाल आनंद साहू जी आपसे, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मानव तस्करी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामलों में आप काम करते रहते हैं। आखिर क्या दिक्कत आती है कि इन मामलों में रोक नहीं लग पाती है, और क्या कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है? मुझे लगता है कि सरकार, चाहे आज़ादी के बाद का अगर जितने भी सरकार आए हैं, सबका निश्चित रूप से ध्येय रहा है कि उसको ट्रैफिकिंग को रोका जाए। कानून तो इतने ज़्यादा, चाहे वो राज्य स्तरीय देखिए, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर देखिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को देखिए, इतने सारे कानून बने हैं। और कानून के आड़ में मुझे लगता है हज़ारों लोगों को उसमें जीविकोपार्जन भी मिल रहा है एज ए एक्सपर्ट, कि भाई आई एम वर्किंग फॉर ट्रैफिकिंग, ह्यूमन राइट्स, कुछ इन चीज़ों को रोकने के लिए मैं काम कर रहा हूँ। इसका सबसे बड़ा 3 कारण मुझे लगता है। सबसे बड़ा कारण जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जो है बढ़ती संख्या। देखिए ऑर्गेनाइज सेक्टर कितने % रह गए हैं? 94% अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया है। ओनली 6% हैं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर हैं, और 6% में सैकड़ों ट्रेड यूनियन काम कर रहे हैं और एनजीओ भी काम कर रहे हैं, अवेयरनेस का भी चल रहा है, सारे गवर्नमेंट का सारा सिस्टम उनके पीछे लगा हुआ है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में पहली बार मुझे लग रहा है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हमारे देश के जब से आए हैं, उन्होंने जितने भी स्कीम शुरू किया है, एक शुरू करिए चाहे जनधन योजना से, सारे योजना अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए फोकस है कहीं ना कहीं। तो इससे ये देखिए, इससे मैं ये कह रहा हूँ कि पहला बार लग रहा है कि ये जो जब तक सामाजिक सुरक्षा नहीं देंगे, दैट इज सोशल सिक्योरिटी, सही कह रहे हैं आप आनंद साहू जी। आप इलाज नहीं देंगे, उनको मकान नहीं देंगे, उनको दवाई नहीं, यानी उनको रोजी रोटी नहीं देंगे, बच्चों को कपड़ा नहीं देंगे, स्कूल शिक्षा नहीं देंगे, गरीबी होगा तो प्रलोभन में एक्सप्लॉयटेशन मल्टी लेवल में होगा। बिल्कुल, तो ये सामाजिक सुरक्षा बहुत जरूरी है। अपर्णा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप दिल्ली में काम करती हैं, क्या यहाँ पर मांग और आपूर्ति का भी मामला है? क्योंकि आपने जैसे रिपोर्ट में देखा कि तमिलनाडु, कर्नाटक है, पश्चिम बंगाल है, ऐसे जो राज्य हैं वहाँ पर लगातार मानव तस्करी के मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि दिल्ली एक बड़ा हब बनता जा रहा है इन चीज़ों के लिए? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जितना मतलब जिस तरह से पिछले कई दशकों में जो मानव तस्करी है उसका नंबर बढ़ा है, चाहे हम बच्चों की संख्या की बात करें, हम महिलाओं की संख्या की बात करें, कमर्शियल सेक्स वर्क में बात करें या डोमेस्टिक वर्कर में बात करें, दोनों ही क्षेत्रों में ये अनुभव निकल कर आता है कि ये संख्या बढ़ इसलिए इतनी ज़्यादा रही है क्योंकि मांग है मार्केट में कि हमें हर घर में जो भी न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, तो घरों के अंदर हर घर में एक लड़की, कम उम्र की लड़की चाहिए घर में बच्चा संभालने के लिए। या फिर अगर हम कमर्शियल सेक्स वर्क को देखें तो वहाँ पर ये है कि वहाँ पे डिमांड ये हो गई है कि जितनी कम उम्र की लड़की होगी उतना उनको मार्केट वैल्यू ज़्यादा अच्छा मिलेगा। तो ये बिल्कुल डिमांड और सप्लाई से जुड़ा हुआ मामला है। अमिताभ जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप पुलिस महानिरीक्षक के पद पर हैं और पुलिस की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, आपको क्या लगता है कि क्या पुलिस की सक्रियता कहीं ना कहीं इसमें भागीदार है? पुलिस और सक्रिय होती तो जो हज़ारों मासूम बच्चे हैं जो मानव तस्करी का जो बढ़ता कारोबार है, इस पर कहीं अंकुश लगाया जा सकता है? संतोष सर, मैं बिल्कुल आपके बात से सहमत हूँ। यह एक ऐसी बड़ी जिम्मेदारी पुलिस को मिली है जो कि यदि हम उसमें बेहतर प्रदर्शन करते, यदि और डेडिकेशन से काम करते तो निश्चित रूप से बेहतर परिणाम होते। मुझे लगता है कई बार ऐसा होता है कि अन्य जो पुलिस के काम हैं उनमें हम कहीं ना कहीं खो जाते हैं, और जिस प्रकार से यह सदकर्म करने का या यह पुनीत कर्म करने का जो हमें सौभाग्य मिलता है या मिलना चाहिए था, उस पर उस हद तक हम अपेक्षित ध्यान नहीं देते हैं। दूसरी बात मुझे यह भी लगती है कि कहीं ना कहीं ऐसे मामलात में स्थानीय तमाम रसूखदार लोग भी शामिल होते हैं। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि अक्सर कोई राजनीतिक व्यक्ति हुआ, कोई व्यक्ति अपने आप को नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का कहने वाला हुआ, ये लोग भी कई बार ऐसे कार्यों में लिप्त होते हैं। चूँकि स्थानीय तौर पे उनकी अच्छी शोहरत होती है और इन अपराधों को इतना बड़ा अपराध आम जनमानस में शायद नहीं माना जाता है, अतः यदि उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात सोची जाए तो अक्सर जनता में उसको लेके बहुत ही पॉजिटिव रिएक्शंस नहीं होते हैं और ये अपने रसूख का स्थानीय फायदा उठा लेते हैं। मुझे लगता है कि यह भी एक कारण होता है।
कुल मिला के अर्थ मतलब ये हुआ कि पुलिस को जो सक्रियता चाहिए थी या ध्यान चाहिए था इस मामले में वह नहीं हो पाता, और दूसरा स्थानीय रसूख के कारण भी कई सारे लोग इस काम को सफलतापूर्वक संचालित करते हैं। अमिताभ जी, आरटीआई से एक ये भी जानकारी आई है कि जो राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है कि वो मानव तस्करी के खिलाफ लोगों को जागरूक करें, जन जागरूकता अभियान चलाएं, वो सिर्फ कागजों तक ही सिमट के रह गए। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि अगर पल्स पोलियो अभियान की बात होती है उसमें सबको पता होता है कि एक अगली तारीख अगले संडे को एक पल्स पोलियो अभियान चलेगा जिसमें अपने बच्चों को टीकाकरण कराना है। तो क्या आपको लगता है कि राज्य सरकार की भी लापरवाही है, वो इस इतने बड़े मुद्दे को वो गंभीरता से नहीं लेती? देखिए सर, जिस प्रकरण में स्पष्ट रूप से एक्ट में आदेशित है, प्रावधानित है कि इसके लिए खर्चा होना किया जाना चाहिए, और जो इतना गंभीर मुद्दा है, सीधे सीधे व्यक्तियों का, बच्चों का और बच्चियों का जिसमें ट्रैफिकिंग होता है, उनकी पूरी ज़िंदगी बदल दी जाती है और बहुधा बर्बाद हो जाती है। ऐसे मामलों में अपेक्षित खर्च नहीं किया जा रहा है, अपेक्षित धनराशि नहीं दी जा रही है, तो मैं नहीं समझता कोई भी व्यक्ति, कोई भी संवेदनशील व्यक्ति उसको किसी प्रकार से डिफेंड कर पाएगा। मुझे लगता है जो एक्ट की मंशा है, जो कानून की मंशा है, उसके अनुसार जितनी भी अपेक्षित धनराशि है उससे बढ़ चढ़ के इसमें दिया जाना चाहिए। कोई भी कटौती देश के और समाज के लिए अच्छा नहीं है। जी जी, अपर्णा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इसमें देखा गया है एक सर्वे भी कहता है कि रिश्तेदारों की एक बड़ी भूमिका होती है। हर घर से बच्चे लाए जाते हैं, गांव-गांव तक, घरों-घरों तक ये फैला हुआ है। अगर किसी घर से बच्चे को लेकर आना है तो कोई विश्वसनीय पात्र ही लेकर आ सकता है, कोई बाहरी व्यक्ति तो बच्चों को स्कूल के बाहर से या वैसे लेकर आएगा। लेकिन जो एजेंट्स हैं, जो जैसे जिनके जो इसको हम नेक्सस कहते क्यों हैं, क्योंकि डेस्टिनेशन एरियाज में वो लोग ऑफिस बना के बैठे हैं जिनको बच्चे बुलाने हैं, और उन्होंने अपने गांव के स्तर पे लोकल एजेंट्स को आइडेंटिफाई कर रखा है, और वो जो एजेंट्स हैं वो अपने ही गांव और आसपास के जो उनके विश्वसनीय घर हैं वहाँ पे ये वादा करते हैं कि हम आपके बच्चे को अच्छी नौकरी दिलाएंगे, 3000 रुपया मिलेगा, खाना मिलेगा, अच्छी कोठी में काम करने को मिलेगा। तो अब मैं अगर अपना बच्चा भेजूंगी तो किसी ऐसे के पास भेजूंगी जिस पे मुझे भरोसा होगा। या तो मेरा बच्चा भाग के जाएगा और या फिर किसी विश्वसनीय के हाथ में ही मैं अपने जो भी मेरी गांव है या क्षेत्र है उसके बाहर भेजूं। अच्छा अपर्णा जी, क्या इसमें माता पिता की भी भूमिका होती है? क्या उनको पता होता है कि उनका बच्चा जा रहा है, कहीं ना कहीं वो ईंट भट्ठे पे काम करेगा या फिर ऐसी परिस्थितियों में वो घिर जाएगा? क्या उनको एहसास होता है इस बात? देखिए, मैं अपने पूरे बाल कल्याण समिति के अनुभव से ये जरूर बोलूंगी कि कई बार माता पिता को ये पता होता है कि हमारा बच्चा काम करने जा रहा है, लेकिन माता पिता को ये नहीं पता होता है कि मेरे बच्चे का शोषण होने जा रहा है, मुझे मेरा बच्चा वापस ही नहीं मिलेगा, या फिर मेरे बच्चे को साल भर बिल्कुल एक बंद कमरे में काम करा के और आखिरी में उसको एक सामान की तरह उठा के फेंक दिया जाएगा। इतना ये अंदाज़ा वो गांव में रहने वाले लोगों को नहीं होता है। बिल्कुल। आनंद साहू जी, आपको क्या लगता है कि जागरूकता के चलते हम कुछ अंकुश लगा सकते हैं? कई कानून भी बने हैं, अलग अलग राज्य सरकारों की प्राथमिकताएं रहती हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल नहीं है इतना बड़ा मुद्दा कि मानव तस्करी जैसा एक जघन्य अपराध। देखिए, सबसे बड़ी बात जो लगती है मुझे आज, जैसे अगर आप देखें झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बंगाल, असम, ये जो सेक्टर है उसमें बहुत भारी संख्या में घरेलू कामगार के रूप में वहाँ से ट्रैफिकिंग हो रहा है। उसका बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण तो इलिटरेसी भी है, दूसरा कारण रोजगार नहीं है। अगर हम ट्रैफिकिंग रोकते हैं तो समांतर रूप से हमें रोजगार का भी उपाय यानी रिहेबिलिटेशन या पुनर्वास का भी उपाय करना होगा। कई बच्चियां यहाँ मिली मुझे जो दिल्ली में बरसों से काम कर रही है, अब वो अपना भाषा भी भूल गए, अपने गांव का भी अता पता भूल गए, और जो एजेंट लाए थे, जो प्लेसमेंट एजेंसीज हैं यहाँ करीब हज़ारों की संख्या में हैं, अब वो उनका भी अता पता गुम हो गया, उनके नंबर गायब हो गए। कई ऐसे प्लेसमेंट एजेंसी हैं जो जेल चले गए, उनके ऑनर जो है। अब जो प्लेसमेंट एजेंसी ने काम किया, यानी उसने जो ले करके आके हज़ारों बच्चियों को यहाँ प्लेस कर दिया, अब उसका ऑफिस सीज हो गया, वो चला गया जेल। अब उसने जो पैसा कलेक्ट किया वो उसके खाते में है या उसने अपने परिवार में या किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया है, और बच्चे जो हैं यहाँ स्लेव की ज़िंदगी जी रहे हैं। इस प्रकार की भयानक स्थिति जो है वो देखने को मिल रहा है, और मुझे लगता है इसमें
कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस से अपेक्षा है। पुलिस से अपेक्षा। अमिताभ जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो प्लेसमेंट जो एजेंसी है, इनकी एक बड़ी भूमिका होती है। हर शहरों में हजारों प्लेसमेंट एजेंसी होती हैं जो लोगों के घरों में सर्वेंट उपलब्ध कराती हैं। क्या उन पर भी नकेल कसी जा सकती है? उनका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, कितने बच्चे या फिर कितने वो अलग अलग राज्यों से उनके कहाँ पर उनके नेटवर्क है, क्या इस पर भी हम कुछ अंकुश लगा सकते हैं पुलिस के माध्यम से? संतोष जी, मैं आपकी इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ। मैं भी आनंद जी की भी बात सुन रहा था, मैं उस बात से भी सहमत हूँ। वर्णा जी जो कह रही थी, इसमें कोई शक नहीं कि कहीं ना कहीं जो एनफोर्समेंट एजेंसी है, एनफोर्समेंट अथॉरिटी है, वो पुलिस है। पुलिस पे लोगों की इस बात को लेके निश्चित रूप से कानून की भी उस पर आस्था है, लोगों की भी आस्था है। और हमारे पास जो मेजर्स हैं, जैसा संतोष जी अभी आपने कहा कि हम प्लेसमेंट एजेंसीज पर ध्यान दे सकते हैं, जैसा कि उन्होंने एक वर्ड यूज किया कैचमेंट एरिया हुआ, या जहां से प्रोक्योरमेंट होता है, जहां पर डेस्टिनेशन होता है, ये पूरा लिंकेज है, इसको हम देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। अपने जो भी 20-22 साल की मेरी नौकरी है पुलिस की, इसके आधार पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि पुलिस के पास खास करके जो लोकल पुलिस होती है, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज की बात मैं नहीं कर रहा, जो स्थानीय पुलिस जिसको कहते हैं, लोकल पुलिस के पास निश्चित रूप से सारी सूचनाएं होती हैं जो वह जानना चाहती है। कोई ऐसी बात नहीं होती मेरी जानकारी में जो उसकी जानकारी में ना हो। जैसा आपने कहा प्लेसमेंट एजेंसी हो या कोई और हो, तो निश्चित रूप से यदि उनका उपयोग किया जाए, उन पर ध्यान रखा जाए, और ये जो कैचमेंट एरिया से लेके फाइनल डेस्टिनेशन तक के बीच के लीकेजेस को गवर्न किया जाए, मॉनिटर किया जाए, और आवश्यकता पड़ने पर एक्शन लिया जाए, तो निश्चित रूप से काफी सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। बिल्कुल मिलेंगे। अमिताभ जी, सही आपने कहा कि कहीं ना कहीं पुलिस की एक बड़ी भूमिका होती है, राज्य सरकारों की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो लोगों को जागरूक करे ताकि वो मानव तस्करी के खिलाफ अपनी आवाज उठा सके, सचेत हो सके। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और सवालों के जवाब जानेंगे। ए से सिर्फ ऑटोमोबाइल्स में नहीं, डी से डिफेंस में भी जोश भरते हैं। सारे देश का इंजन हम ही तो चलाते हैं। HP लुब्रिकेंट्स A to Z आपके काम आते हैं। बच्चों, जवाब ठीक से देना और सफाई के 10 नंबर होंगे। चौंकिए मत, डेंगू और चिकुनगुनिया से बचने के लिए ये जरूरी है। आसपास पानी जमा न होने दें। ड्रम, कूलर, गमले को हर सप्ताह साफ करें। प्लास्टिक के कप व नारियल की खोल जैसी चीजों को इधर उधर न फेंकें, क्योंकि डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छरों के काटने से बचें। बुखार में पैरासिटामोल लें, एस्प्रिन हरगिज न लें। इस बार तो बच्चों ने हमें ही पास कर दिया। और सफाई के नंबर 100 में से 100। हाँ। ये साइड से थोड़े छोटे कर दे जल्दी। ये वाला सर? क्या है? सर ये साइड से? नहीं, नोज पियर्सिंग यहाँ पे। परफेक्ट हो जाएगा मैम। बिल्कुल दर्द नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा। कुछ ऐसा ही करते हैं आप अपने गियरलेस स्कूटर के साथ। गियरलेस स्कूटर में कोई भी 40 ऑयल नहीं, सिर्फ सर्वो स्कूटोमैटिक 4ST ही डालिए। इसके फ्रिक्शन मॉडिफायर्स इंजन की परफॉर्मेंस बढ़ाए और आपकी राइड स्मूदर बनाए। सर्वो स्कूटोमैटिक 4ST। इस बात को समझ लीजिए कि टीका लगाने के बाद बच्चे को हल्का सा बुखार आ सकता है, हो सकता है थोड़ी सी सूजन भी हो जाए। इस बुखार और दर्द का मतलब है कि टीका अपना काम कर रहा है और बच्चे को जानलेवा बीमारियों से बचा रहा है। वो बच्चा बीमार भी हो तो भी उसे टीके के लिए हर बार ले जाइए। 5 साल 7 बार, छूटे ना टीका एक भी बार। साहब जी, ये हमारा जॉब कार्ड, ये हमारा काम की अर्जी। ठीक है। पावती तो दीजिए। अरे हम पे भरोसा नहीं है क्या? बात नियम की है साहब जी। पावती नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा कि 15 दिन के भीतर हमको काम मिला कि नहीं मिला? और अगर हमको 15 दिन के भीतर काम नहीं मिला तो फिर हमें बेरोजगारी भत्ता कैसे मिलेगा, बताइए जरा। अच्छा रुको, देता हूँ। महात्मा गांधी नरेगा, हक ग्रामीण का, विकास गाँव का। अब ठीक है। डी से डिफेंस हो या ई से इलेक्ट्रिसिटी, सारे देश का इंजन हम ही तो चलाते हैं। HP लुब्रिकेंट्स A to Z आपके काम आते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि मानव तस्करी एक बड़ी समस्या उभरती जा रही है। लगातार जो सूचना अधिकार कानून से जो जवाब आए हैं, जो सूचनाएं सामने निकल के आई हैं, उसमें ये पता चल रहा है कि लगातार राज्यों में आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 10 साल में अगर हम तुलना करें तो कई गुना उसमें वृद्धि हुई है। राज्य सरकार की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। अपर्णा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अंकुश कैसे लग पाएगा
क्या और सबसे बड़ी बात कि क्या जो ये अंतर्देशीय मानव तस्करी है यही अब इसी में इसने अपनी जड़ें फैला रखी हैं या फिर विदेशों तक भी यहाँ से लोग जाते हैं? देखिए संतोष जी, अगर हम मानव तस्करी की बात करते हैं तो भारत की एक बहुत ही अहम स्थिति है पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कि हमारे अंतर्राज्यीय में ही स्तर पर ही हमारा जो देश है वो सोर्स, ट्रांजिट और डेस्टिनेशन नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है। क्योंकि हमारे बॉर्डर एरियाज़ हैं, जैसे नेपाल हमारा नेबरिंग कंट्रीज़ है, वहाँ तो आपकी एंट्री बिल्कुल बिना किसी उसके आवाजाही बहुत आसान है। बांग्लादेश से आने के लिए आपको पासपोर्ट चाहिए, लेकिन ये हम सबको मालूम है कि बांग्लादेश से बहुत सारे लोग बिना पासपोर्ट के आते हैं या लाए जाते हैं, दोनों ही चीज़ें होती हैं। तो भारत अपने आप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोर्स एरिया भी है, यहाँ से बाहर ले जाए भी जाते हैं, ट्रांजिट भी है क्योंकि नेपाल और बांग्लादेश से लाके उसके बाद उनको बाहरी देशों में भेजा जाता है, और डेस्टिनेशन भी है। तो और अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बात करें तो हमारे ही देश में झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, ये असम एक बहुत ही प्रोमिनेंट स्टेट निकल के आ रहा है पिछले 10-12 सालों में। तो ये हमारे सोर्स एरियाज़ हैं। और उसके बाद में दिल्ली है, मुंबई है, आंध्र प्रदेश है, ये हमारे डेस्टिनेशन एरियाज़ की तरह आइडेंटिफाई हुए हैं। तो भारत अपने आप में मतलब भारत की स्थिति बहुत संवेदनशील है, और उसी तरह से हमारे कानूनों की जो धार है मुझे लगता है, या कानूनों की जो पकड़ है वो भी उतनी ही मजबूत करने की ज़रूरत है। कानून तो मुझे लगता है बहुत सारे बने हुए हैं संतोष जी, मैंने देखा आज और लगातार वर्षों से काम कर रहा हूँ असंगठित क्षेत्र में। तो कानून का अगर गिनती करेंगे शायद मुझे लगता है कम से कम 300-400 कानून होंगे जी, 300-400। उसके बाद जजमेंट होंगे सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग, और उसके बाद राज्यों के जजमेंट हैं अलग अलग, इम्प्लीमेंटेशन। मुझे लगता है सबसे बड़ी चीज है अगर कोई भी वर्कर है, अगर उसको अवेयरनेस मिल जाए कि मेरा राइट क्या है, व्हाट इज माई राइट। अभी वो उसको पता नहीं होता है, उसके पास कोई नंबर नहीं होता है, और वो किसी न किसी तरह से चंगुल में फंस जाता है। और ख़ास तौर पर आप देखेंगे तो ये जो डोमेस्टिक वर्कर के अलावा जो सेक्स वर्कर हैं, आज उनको कोई नौकरी के नाम पे ले जा रहा है कोई, उसके बाद उसको ऐसे जगह में ढकेल दिया जा रहा है जहाँ से वो निकल वापस नहीं आ पाते। इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर। मुझे लगता है जैसे युद्ध स्तर पर काम करना पड़ेगा, और एक कानून से नहीं, मुझे लगता है एक बहुत बड़ा मोरल लोगों में एक फीलिंग लाना पड़ेगा कि कहीं भी कोई अज्ञात व्यक्ति दिख रहा है, कहीं अनजान जा रहा है, कुछ हो रहा है घटना, तभी रुकेगा। सही आपने कहा कि जागरूकता की बहुत जरूरत है, मनोबल बढ़ाने की जरूरत है। अमिताभ जी, आपसे लास्ट कमेंट में जानना चाहूंगा कि जो मानव तस्करी है ये संगठित क्षेत्र में विश्व में तीसरे स्थान का सबसे बड़ा संगठित अपराध माना जाता है, कैसे अंकुश लगेगा? मुझे लगता है कि मैं अपनी बात कहूं बेहतर है, चूंकि मैं जिस डिपार्टमेंट में हूं, हमारी डिपार्टमेंट को मैं समझ हमें यह सौभाग्यशाली कार्य मिला है कि हम इस पर अंकुश लगाएं। हम जमीन पे काम करते हैं, हम इसके वास्तविक फील्ड वर्कर हैं। दुर्भाग्य है कि हमें से कुछ लोग कभी कभी लालच में, कभी कभी दबाव में, कभी कभी अन्य कारणों से, कभी कभी ध्यान न देने कारण इस अत्यंत गंभीर प्रकरण को, प्रसंग को अनदेखा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि पुलिस को, जैसा अभी आनंद जी ने कहा, उस प्रकार से पूरे होशो हवास में, पूरे जोशो खरोश के साथ इस मुद्दे को युद्ध स्तर पर लेना होगा। और रास्ते में कोई भी आए, चाहे वो कहने को अपने को नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का व्यक्ति कहे, मैंने अपने करियर में एक देखा, एक स्थानीय महत्वपूर्ण पत्रकार शामिल थे इसमें, वह हो कोई भी व्यक्ति हो, राजनीतिक व्यक्ति हो, यदि इसमें काम कर रहा है, उसके खिलाफ जिन सख्त कानूनों की बात हुई, उन सख्त कानूनों का पूर्ण अनुपालन किया जाए। और मेरी दृष्टि में जब तक इसमें सख्ती से कानून का पालन नहीं होगा तब तक अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेंगे, निश्चित परिणाम नहीं मिलेंगे। अमिताभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे कार्यक्रम में शिरकत की। आप दोनों मेहमान हमारे कार्यक्रम में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हम मानव तस्करी पर बात कर रहे हैं। सूचना अधिकार कानून से जो आंकड़े सामने निकल करके आए हैं वो काफ़ी भयावह हैं। कहीं ना कहीं ज़रूरत जागरूकता की है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी तय करने की ज़रूरत है, और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर सुधार कब होगा। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर लिखेगा। हमारा पता है जानने का, कमरा नंबर 226, कॉपनिक्स मार्ग, मंडी हाउस, नई दिल्ली 110001। आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 233-86-947। अगर आप दिल्ली के बाहर से फ़ोन करें तो दिल्ली के स्टडी कोड 011 लगाना मत भूलिएगा।